गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा, आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट। अब बेटा, जो क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या है बेटा? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी बेटा, आपको यहाँ पे इस फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि जो केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुआ है, केमिस्ट्री की ओरिजिन आप कैसे मानेंगे और किसे कहेंगे। तो बेटा, सबसे पहले एक चीज़ आपको याद क्या रखना है, केमिस्ट्री इज़ अ डिपेंडिंग नेचर ऑफ एनी भी सब्सटेंसेस। अब बेटा, ये तो हम कह दे रहे हैं कि भाई केमिस्ट्री क्या है, किसी भी सब्सटेंसेस का डिपेंडिंग नेचर है। लेकिन अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की ओरिजिन, तो यहाँ पे बेटा ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। अब बेटा, जो ओरिजिन है ये बुक में तो आपको माना जाता है कि ग्रीक लैंग्वेज से है। लेकिन बेटा, अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री जो होता है ये डेली लाइफ यूज़ है। क्या है बेटा? डेली लाइफ यूज़। अब बेटा, अब आपने पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री जो होता है, केमिस्ट्री की अगर डिफिनीशन आपको देना हो तो केमिस्ट्री क्या होता है बेटा? जिसमें हम किसी भी सब्सटेंसेस के एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं, यानी स्टडी विथ एटम और मॉलिक्यूल एंड इट्स चेंजेस एंड इट्स चेंजेस। और बेटा किसके बारे में बात करेंगे? और इसमें होने वाले चेंजेस के बारे में। लेकिन बेटा, अगर हम बात करें कि भाई जो ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री है, अगर हम सिर्फ यहाँ से बात कर रहे हैं कि एटम और मॉलिक्यूल हो, साथ ही साथ उसमें क्या हो, चेंज हो, तो अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करें तो बेटा, आज जब से जो ह्यूमन इवोल्यूशन है, ह्यूमन इवोल्यूशन में आपने एसएसटी पढ़ा होगा। एसएसटी में आपने क्या पढ़ा कि द ओरिजिन ऑफ फायर, आग की खोज। भाई, डिस्कवरी ऑफ फायर कब मानी जाती है? कि भाई जब आप पढ़ते हो स्टोन एज, स्टोन एज में जो मॉडर्न स्टोन एज है उससे बिलोंग करता है। तो भाई यानी हमें कब से ये पता हो गया कि केमिस्ट्री है मॉडर्न एज से। कैसे पता चल गया? क्योंकि भाई जैसे ही फायर की डिस्कवरी हुई, फायर क्या करता था कि किसी भी सब्सटेंसेस के नेचर को चेंज करा देता था। और अगर बेटा नेचर चेंज हो जाए तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कह रहे हैं भाई? केमिस्ट्री कह रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या समझना है कि जो ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री है ये माना तो ग्रीक लैंग्वेज में जाता है, और ग्रीक लैंग्वेज में केमिस्ट्री का मतलब क्या लिया गया है? केमिस्ट्री किस वर्ड से लिया गया है? केमिया। और कीमिया वर्ड जो होता है वो केमिकल चेंजेस से है, यानी जो चेंजेस होते हैं। और इसीलिए बेटा हम केमिस्ट्री को दूसरे फॉर्म में कैसे समझेंगे? केमिस्ट्री डील्स विथ चेंज, केमिस्ट्री डील्स विथ चेंज। केमिस्ट्री किससे डील करता है? चेंज से। बट इन विच बट इन विच चेंजेस आर चेंजेस नॉट अपीयर। चेंजेस क्या नहीं होते बेटा? दिखाई नहीं पड़ते। बट इट्स फाइनल प्रोडक्ट आर अपीयर। इट्स फाइनल प्रोडक्ट आर अपीयर। कहा क्या जा रहा है कि केमिस्ट्री को हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि भाई ऐसा चेंजेस जो कि होते हुए दिखाई ना पड़े, लेकिन बेटा उससे जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें दिखाई पड़े। आप घरों में आपने देखा होगा कि जैसे आप दाल चावल सब्जी या चाय जो भी आप करते हो, तो उसमें आपने क्या देखा होगा कि जैसे आप अगर आपने चाय बनाना स्टार्ट किया तो चाय बनाते समय आप क्या करते हो कि भाई चाय बनाने के लिए दूध लेते हो, दूध को पानी में मिलाते हो। तो दूध पानी में मिलते हुए दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो मिल जाता है।
अब बेटा जैसे ही आप चाय पत्ती डालते हो तो उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो एक्सट्रैक्ट निकलते हुए नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन वो एक्सट्रैक्ट निकल जाता है। तो यानी प्रोसेस दिखाई ना पड़े, लेकिन प्रोसेस से जो प्रोडक्ट आपको मिले वो ईजिली अपीयर हो, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ये बात क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की। किसकी बात करते हैं? ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। अब बेटा यहाँ पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें समझनी है कि ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री को आप किस किस ब्रांच में समझ सकते हो, यानी केमिस्ट्री का क्या क्या ब्रांच हो सकता है। तो बेटा इसका जो पहला ब्रांच है वो क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। पहला ब्रांच क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा ब्रांच क्या है आपका बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा ये तीन आपके क्या है? मेजर ब्रांच। ये आपको ध्यान देना है, ये तीन आपके क्या है? मेजर ब्रांचेज। क्या है? मेजर ब्रांचेज। कुछ बेटा इसमें आपको क्या क्या मिलते हैं? माइनर ब्रांचेज। माइनर ब्रांचेज में जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये क्या होता है बेटा? माइनर ब्रांच। थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या है बेटा? माइनर ब्रांच। अब ये आप पढ़ते तो बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हो, लेकिन ये होते क्या हैं? केमिस्ट्री के एक ऐसे फॉर्म होते हैं जो कि अलग ही कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड वन बेटा न्यूक्लियर केमिस्ट्री हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और आप आप क्या पढ़ते हो? एटॉमिसिटी। ये भी क्या है बेटा? अलग ब्रांच है, लेकिन हम लोग पढ़ते कहाँ हैं? फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में। तो यानी बेटा ये नंबर्स ऑफ, जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ढेर सारे ब्रांचेज होते हैं किसके? केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के क्या क्या ब्रांच हो सकते हैं? तो बेटा केमिस्ट्री को आप लोग पहले दो ब्रांच में बांटना, एक मेजर ब्रांच, दूसरा माइनर ब्रांच। तो ये बेटा किसके एग्जाम्पल हैं? ये एग्जाम्पल हैं माइनर ब्रांच के। किसके हैं? माइनर। अब बेटा मेजर में आप लोग किसे रखते हैं? सिर्फ तीन को। एक क्या होता है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बात क्लियर है। अब बेटा हम जब बात करेंगे किसके बारे में? मेजर ब्रांचेस के बारे में। तो फर्स्ट मेजर ब्रांच, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट मेजर ब्रांच। और फर्स्ट मेजर ब्रांच क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट मेजर ब्रांच क्या है बेटा? फिजिकल केमिस्ट्री। अब बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको दिमाग क्या लगाना है? फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री? अब ये थोड़ा सा ही सोचना है, समझना है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी माइंड सेटअप हो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या? फिजिक्स। अब बेटा फिजिक्स जब आ जाए तो फिजिक्स का मतलब क्या है? कैलकुलेशन एंड चेंजेस। फिजिक्स का मतलब क्या है बेटा? कि जिसमें चेंजेस हों और उन चेंजेसों का हम लोग क्या कर सके? कैलकुलेशन। अब बेटा देखो मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है? मैथमेटिक्स बेसिस होता है बेटा कैलकुलेशन का, और जो फिजिक्स होता है वो साइंस की ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन और उसके चेंज के इफेक्ट को देखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या समझना है कि फिजिक्स से डिपेंडेंट है, और फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन एंड चेंजेस। तो बेटा इसीलिए हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन बेस्ड केमिस्ट्री। क्या कर सकते हैं बेटा? कैलकुलेशन बेस्ड केमिस्ट्री। यानी ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम किसके बारे में बात करते हैं? कैलकुलेशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं बेटा? कैलकुलेशन के बारे में। तो ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। ये बात क्लियर। अब बेटा जब आप क्लास 11th में होते हैं तो यहाँ पे भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होते हैं, क्लास 12th में होते हैं तो भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होते हैं। तो बेटा जहाँ पे जैसे क्लास 11th में आप पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट।
क्या पढ़ते हैं बेटा? मोल कॉन्सेप्ट। और क्या पढ़ते हैं आप बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आप क्या पढ़ते हैं बेटा? पीरियोडिसिटी। क्या पढ़ते हैं? पीरियोडिसिटी। और आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बेटा? अब यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं बेटा? बॉन्डिंग। किसके बारे में पढ़ते हैं? बॉन्डिंग। और किसके बारे में पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। किसके बारे में पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स। और आप किसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं बेटा? भाई यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं? फिर स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर। और आप किसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पे बेटा? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये जनरली जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसे हम लोग किस में रखते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। ये बात समझ में आ गई। अब जो सेकेंड ब्रांच होती है बेटा वो क्या होती है? अब बेटा आज के वीडियो में हम सिर्फ आज जो बात कर रहे हैं बेटा वो क्लास 11 के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और जिन टॉपिक्स को आप स्टडी करते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं बेटा। सेकंड जो आता है, सेकंड क्या आता है आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी यहाँ से बेटा ऑर्गेनिक का वर्ड कहाँ से लिया गया है? ऑर्गेनिक से। यानी केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिस पर ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। यानी ऐसी ब्रांच जो कि ऑर्गेनिज्म पे क्या करती है? अपना इफेक्ट शो ऑफ कराती है, उसी को हम लोग किस में समझते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बेटा जनरली जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन एंड हाइड्रोजन समटाइम विथ ऑक्सीजन। बेटा नॉर्मली तो हमको कार्बन एंड हाइड्रोजन ही लेना है, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो अगर ऐसे कॉन्सेप्ट हो जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन नेसेसरी हो तो ऐसे कंडीशन को हम लोग किस में पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी बेटा अगर हम सीधे से एक लैंग्वेज में कहें कि कार्बन और हाइड्रोजन होने पर जो कंपाउंड फॉर्म होता है उन्हीं को हम लोग किस में समझते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब बेटा यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ते हो? हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, एल्कोहल पढ़ते हो, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, यानी डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें बेटा क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन एंड अदर एलिमेंट, इसको आप किस में समझते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जो लास्ट वन आपको ब्रांच पढ़ना होता है, मेजर ब्रांच, वो क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा कार्बन और हाइड्रोजन अगर ना रहे, यानी विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये आपको ध्यान देना है, विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन द स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट दैट इज प्लेस्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी बेटा कार्बन और हाइड्रोजन के ना होने पर जब हम केमिस्ट्री की कोई ब्रांच पढ़ते हैं तो उस ब्रांच को हम लोग किस में रखते हैं? इनऑर्गेनिक। यानी बेटा आपको दो चीज़ें समझ, कार्बन और हाइड्रोजन ना हो और साथ ही साथ क्या ना हो? कैलकुलेशन ना करना पड़े। यानी बेटा कैलकुलेशन नहीं करना है और कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, तभी उस ब्रांच को हम लोग किस में समझेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बात क्लियर हो गई। तो बेटा यहाँ पे आज इस टॉपिक में अभी तक हमने क्या बात किया कि भाई केमिस्ट्री की ओरिजिन कैसे हुई और केमिस्ट्री के जो मेजर ब्रांचेज हैं वो क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आपके मेन टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या होता है? इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। क्या होता है बेटा? इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यानी बेटा केमिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है, यानी हमारे नेचर में या हमारे लिए केमिस्ट्री कैसे इम्पोर्टेंट है। तो बेटा आपको यहाँ पे बस क्या याद रखना है कि केमिस्ट्री हैज़ अ डायरेक्ट impact
ऑन आवर लाइफ, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। यानी बेटा कहा क्या जा रहा है कि केमिस्ट्री हमारे लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अब डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है तो डायरेक्ट कैसे इम्पैक्ट करता है, तो इसको क्या किया गया, विच इज फर्दर classified into following fields, कहा क्या जा रहा बेटा कि इसे फिर क्या किया गया कि ढेर सारे फील्ड्स में डिराइव कर दिया गया, समझाया गया कि कैसे ये हमारे बॉडी पर या हमारे लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है, ये कैसे हमारे लाइफ को क्या करता है बेटा, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला यहाँ पे आपको क्या समझना होता है, इन एग्रीकल्चर एंड फूड, इसमें कहा गया बेटा एग्रीकल्चर में और फूड में। तो बेटा आप जानते होंगे कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर, और जो क्या प्रोवाइड कराता है कि भाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्रॉप को, और वही क्रॉप बेटा जब ग्रो करते हैं तो उनसे क्या होता है, हाई यील्ड प्रोडक्टिविटी होती है, और इन्हीं क्रॉप्स का हम लोग यूज करते हैं एज अ फूड। तो बेटा अब क्या होगा, इसमें भी फर्स्ट आपको क्या समझना है कि केमिकल सब्सटेंसेस which are generally enhance the productivity, that is known as fertilizer। अब बेटा क्या कहा जा रहा है कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किसी भी कंपाउंड के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा देते हैं, इन्हेंस करा देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। ये बात क्लियर। अब बेटा यहाँ पे आपको क्या समझना है, फर्टिलाइजर आर फॉलोइंग। अब बेटा आपको क्या करना है कि फर्टिलाइजर समझने हैं कि क्या क्या फर्टिलाइजर हो सकते हैं। अब जैसे बेटा आपने नाम सुना होगा यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर होता है, और बेटा आपको हमेशा यूरिया का फार्मूला याद रखना होता है। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। और क्या होता है बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट। अब बेटा कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होता है, CaPO4। क्या होता है, CaPO4। अब बेटा सोडियम नाइट्रेट, क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, NaNO3। और क्या होता है बेटा, अमोनियम फॉस्फेट। क्या होता है, अमोनियम फॉस्फेट। अब अमोनियम फॉस्फेट का क्या होता है बेटा, NH3 और क्या होता है बेटा, आपने सुना होगा NPK, DAP। अब DAP क्या है बेटा, डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसी को कहते हैं। NPK क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन पोटास एंड फास्फोरस। तो बेटा इनका यूज हम लोग किसके तौर पे करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर। और बेटा ये फर्टिलाइजर क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं किसमें, प्रोडक्टिविटी में। ये बात समझ में आ गई।
अब बेटा इन एग्रीकल्चर एंड फूड जो सेकंड पॉइंट है, आपको बी पॉइंट आपको समझना होता है कि बी पॉइंट आपका क्या कह रहा है। तो बी पॉइंट में केमिकल सब्सटेंसेस सॉरी केमिकल सब्सटेंसेस which are generally responsible for protection of crops that is classified that is grouped into following। क्या किया गया बेटा, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो क्रॉप को क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, उन्हें क्या किया गया, डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया या डिफरेंट ग्रुप में रख दिया जाता है। अब ये ग्रुप में कैसे रखा जाता है, जैसे बेटा आपने सुना होगा इंसेक्टिसाइड, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो किसको किल करते हैं, इंसेक्ट को। किसको किल करते हैं, इंसेक्ट। अब दूसरा आपने सुना होगा फंजीसाइड, जो किसको डेड करते हैं, किसको हटाते हैं, फंजाई को। आपने सुना होगा बेटा वीडीसाइड, जो किसको हटाते हैं, वीड्स को। आपने सुना होगा पेस्टिसाइड, ये भी किसको करते हैं बेटा, इंसेक्ट्स को, लेकिन कुछ कॉमन इंसेक्ट्स रहते हैं। तो ऐसे बेटा ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं कि जो क्रॉप होता है, क्रॉप को प्रोटेक्ट कराते हैं। किससे प्रोटेक्ट कराते हैं, इंसेक्ट से, फंजाई से, वीड्स से। इन सबको बेटा, इन सबको इनके नाम के अकॉर्डिंग बाद में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, साइड जोड़ देते हैं। और साइड जोड़ने के बाद इस केमिकल सब्सटेंसेस को हम लोग इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये अब बेटा यहाँ पे आपको क्या क्या समझ में आया कि भाई एग्रीकल्चर में हम पहले यील्ड, प्रोडक्टिविटी, यील्ड की बात हमने किया। दूसरा हमने किसकी बात किया कि जो क्रॉप है उसको बचाया कैसे जाता है, कि यानी उसको बचाने के लिए कौन से केमिकल सब्सटेंसेस का यूज किया जाता है। ये बात क्लियर है। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, थर्ड पॉइंट में, कि भाई कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज, किसका यूज बेटा, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का यूज हम लोग एज अ प्रिजर्वेटिव करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि सम chemicals are used as a preservatives, यानी किसके तौर पे यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव आपको समझ में आना चाहिए बेटा, प्रिजर्वेटिव आप किसे कहते हैं, दैट सब्सटेंसेस विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनी सब्सटेंसेस। इट मीन्स दे हेल्प इन द प्रोटेक्शन, ये बात क्लियर। सम केमिकल्स आर यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर preserving फूड प्रोडक्ट्स। किसको प्रिजर्व करने के लिए बेटा, फूड प्रोडक्ट्स, यानी ऐसे सब्सटेंसेस को प्रिजर्व किया जाता है जो कि क्या होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं, यानी जिनका यूज हम लोग किसके तौर पे करते हैं, एज अ फूड मटेरियल। अब बेटा इसमें कुछ एग्जांपल्स क्या है आपको याद रखने होते हैं, जैसे आपने खाया होगा जैम, आपने देखा होगा बटर, आपने देखा होगा पिकल। अब बेटा ये ढेर सारे एग्जाम्पल किसके हैं कि भाई इन सब को हम लोग क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं ताकि ये लॉन्ग समय तक क्या कर सके, चल सके। आपने देखा होगा कि अब तो कुछ ऐसे चीज़ें भी आ रही है जो क्या हो रहे हैं, पैक्ड फूड। अब पैक्ड फूड जो किस में पैक्ड है, पॉलीथीन में।
किसमें पैक्ड है? पॉलीथीन और रैपर, पॉलीथीन और रैपर। तो उनको बेटा प्रिजर्व करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? नाइट्रोजन गैस का। किसका यूज़ करते हैं बेटा? नाइट्रोजन गैस। अब बेटा आपने पैक्ड देखा होगा, आप जैसे लेज चिप्स है जो पॉलीथीन में पैक होता है बेटा, अगर आप उसका टेस्ट देखिए, जब पॉलीथीन पैक रहे पूरी तरीके से, उसमें एयर बिल्कुल पास ना होने पाए, तब आप उसका टेस्ट देखिए, और जब एयर पास होता रहे तब देखिए। सेम टाइम का दोनों प्रोडक्ट, जिसमें एयर पास नहीं होता वो क्या होता है? क्रंची होता है, थोड़ा सा टेस्टी होता है। जिसमें एयर पास होने लगता है उसका टेस्ट खराब हो जाता है। तो बेटा ये कहने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन भी किसकी तरह यूज किया जा सकता है? एज अ प्रिजर्वेटिव मटेरियल। ये बात क्लियर है? यानी अब बेटा आप यहाँ पे क्या क्या समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर एंड फूड में, तो एग्रीकल्चर एंड फूड में केमिकल सब्सटेंसेस का यूज हम लोग किसके किसके तौर पे कर सकते हैं? भाई केमिकल सब्सटेंसेस का हम लोग यूज किसके तौर पे कर सकते हैं कि भाई फर्टिलाइजर के तौर पे, ताकि क्रॉप यील्डिंग बढ़ाई जा सके। दूसरा, क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए भाई इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड, इन सब के लिए। तीसरा, हम लोग किसकी तरह तरह यूज कर सकते हैं? प्रिजर्वेटिव मटेरियल की तरह। ये बात समझ में आ गई? अब बेटा सेकेंड वन चलते हैं, इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन। अब बेटा जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, फर्स्ट एग्रीकल्चर एंड फूड हो गया, अब सेकेंड क्या आपका आएगा? इन हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है। अब बेटा आपको हेल्दी रखना है और क्या करना है? बचाए रखना है। तो भाई सैनिटाइजेशन यानी डिसइंफेक्शियस रखना है। तो भाई इसके लिए भी आपको क्या समझना होता है कि सम मेडिसिन्स आर केमिकल इन नेचर। सम मेडिसिन आर केमिकल इन नेचर। कुछ मेडिसिन कैसे हैं बेटा? केमिकल नेचर के। दे आर यूज्ड एज अ preserving or preserving or life survive ड्रग। बेटा इनका यूज हम लोग किसके तौर पे करते हैं? प्रिजर्व करने के तौर पे या लाइफ सर्वाइव ड्रग के तौर पे। ये बात समझ में आ गई? अब बेटा आपने सुना होगा, जैसे कई आपने सुना होगा, एग्जाम्पल में अगर हम बात कर लें तो जैसे आपने सुना होगा एजिडोथाइमिडीन। अब बेटा एजिडोथाइमिडीन जो है ये क्या ये क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस है। इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? एड्स में। यानी जो एड्स की मेडिसिन होती है वो क्या होती है? केमिकली। अब बेटा कैंसर थेरेपी में हम लोग ये किसका यूज करते हैं? कैंसर थेरेपी में अगर हम थेरेपी की बात करें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हाई मॉलिक्यूलर आयोडीन का यूज कर सकते हैं, टैक्सोल का यूज कर सकते हैं। तो बेटा हम कहने का मतलब क्या है कि मेडिसिन के तौर पे भी हम किसका यूज करते हैं बेटा? केमिकल सब्सटेंसेस का। ये बात क्लियर है कि भाई केमिकल सब्सटेंसेस का यूज हम लोग किसके तौर पे कर रहे हैं? केमिकल सब्सटेंसेस का यूज हम लोग कर रहे हैं एज द बेसिस ऑफ मेडिसिन। अब बेटा इसमें अब हम जब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, भाई सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकेंड पॉइंट में क्या है डिसइंफेक्शियस डिसइंफेक्टेंट्स such as phenol are used to kill microorganism present in drains
टॉयलेट्स फ्लोर एटीसी। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन कंडीशन कॉज कराने के लिए हम लोग फिनॉल का यूज करते हैं। फिनॉल का यूज आपने देखा होगा बेटा, जब आप हॉस्पिटल्स जाते हो तो फिनॉल का हाई यूज होने की वजह से आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में जाने पर आपको बहुत अजीब सी स्मेल आती है। वो अजीब सी स्मेल किसकी वजह से होता है? फिनॉल की वजह से। और बेटा फिनॉल का क्या रोल होता है कि फिनॉल क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं किसमें, ड्रेनेज सिस्टम में, टॉयलेट्स में, फ्लोर पे यानी फर्श पर, इन सब जगह जो प्रेजेंट होते हैं इनको क्या करता है? मारता है। ये बात समझ में आ गई। अब बेटा थर्ड वन क्या है कि अ लो कंसंट्रेशन ऑफ हैलोजन इन water is make water as a drinkable। कहा क्या जा रहा है बेटा कि अगर जो हैलोजन है बेटा, हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर इनका अमाउंट वाटर में लो है तो वाटर को ये क्या बनाते हैं? ड्रिंकेबल, पीने योग्य। लेकिन बेटा अगर ये हाई हो जाते हैं तो वाटर कैसा हो जाता है? नॉन ड्रिंकेबल। यानी कहने का मतलब क्या है कि बेटा ये इसे जब जैसे ही हम समझते हैं तो ये ढेर सारे कंडीशन को क्या करता है? कॉज कराता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, हमने दो बातें कर ली, अब हम थर्ड वन बात करेंगे। थर्ड वन क्या है बेटा? सेविंग द इन्वायरमेंट। क्या करना है बेटा? इन्वायरमेंट को बचाना है। तो बेटा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आपको क्या करते हैं, ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूटेंट क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। अब बेटा अगर कुछ ऐसे हम कंडीशन को कॉज करते हैं जिससे कि क्या हो जाए कि जो एयर पोल्यूशन है, वो क्या हो जाए? कम हो जाए। तो बेटा ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे कि सेविंग द इन्वायरमेंट, यानी द पॉल्यूटेंट may be reduced by non polluting एजेंट। बेटा कहने का मतलब क्या है, जो नॉन पॉल्यूटिंग एजेंट है इनसे पॉल्यूटिंग एजेंट क्या कर दिए जाए? रिड्यूस कर दिए जाए। तो क्या होगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट होगा वो बचाया जाएगा। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल व्हीकल है, पेट्रोल व्हीकल्स को रिप्लेस करती जा रही है सीएनजी। क्यों बेटा? जो सीएनजी है, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब बेटा ये जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ये क्या क्या कर रही है कि पेट्रोल हाई एफिशिएंसी देता है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? एयर पोल्यूशन ज़्यादा कॉज कराता है। सीएनजी क्या है बेटा कि ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस क्या करेगा कि ये लो पोल्यूटिंग एजेंट हो जाता है या नॉन पोल्यूटिंग एजेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये एयर पोल्यूशन को कम करा देता है। अब बेटा सीएनजी को भी अब धीरे धीरे रिप्लेस करती जा रही हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो बेटा इलेक्ट्रिकल व्हीकल और कम रिडक्शन कर दे रही हैं पोल्यूशन की। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये क्या करती हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो हमारे नेचर को बचाने में हेल्प करते हैं। ये बात समझ में आ गई। और बेटा जो फोर्थ वन है एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज़। तो बेटा एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज़ में आपको बस क्या समझना है कि भाई ऐसे केमिकल सब्सटेंस है जिनका यूज हम लोग लार्ज प्रोडक्शन के लिए करते हैं। एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री यानी अगर बेटा हम लार्ज अमाउंट प्रोडक्शन के लिए किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस का यूज करते हैं तो उसी को हम लोग किस में समझते हैं बेटा? एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री में। जैसे बेटा इंडस्ट्रीज़ में डिटर्जेंट बनाए जाते हैं लार्ज अमाउंट में, एल्कोहल बनाए जाते हैं तो बेटा क्या बनाए जाते हैं? लार्ज अमाउंट में। या बेटा एलॉय मेटल बनाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा
कि अगर ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो इंडस्ट्रीज में लार्ज अमाउंट में बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बेटा इनमें जनरली क्या कॉज हो जाता है कि भाई जो ये हमारे केमिकल नेचर को है इनको क्या कर देते हैं, बचाते हैं। तो इसी को हम लोग किस में समझते हैं, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज में। क्लियर। तो बेटा आज के वीडियो में हमने अभी तक क्या क्या बात किया आपसे, हमने बात किया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ओरिजिन, ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें बेटा हमने मेजर ब्रांच, माइनर ब्रांच की बात किया, और बेटा हमने किसके बारे में बात किया, और हमने बेटा बात किया एप्लीकेशंस के बारे में या इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हमने किसके किसके बारे में बात किया, इन एग्रीकल्चर एंड फूड के बारे में, और किसके बारे में बात किया बेटा, इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, और हमने किसके बारे में बात किया बेटा, सेविंग द इन्वायरमेंट, और हमने किसके बारे में बात किया, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। तो बेटा आज के वीडियो में के लिए बस इतना ही। अब बेटा आप सबसे एक सविनय निवेदन है कि बेटा आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।